नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक में। तो किसान भाइयों, अगर आप भी जिंक को यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी या ह्यूमिक एसिड जैसी खाद या फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर डालते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रुक जाइए, आप अपनी धान की फसल को पोषक तत्व नहीं बल्कि एक ऐसा पत्थर दे रहे हैं जिसे वो कभी खा नहीं पाएगी। आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को अपने ही हाथों से मिट्टी में मिला रहे हैं और अपनी पैदावार को बढ़ने से पहले ही रोक रहे हैं। ये बात आपको कड़वी लग सकती है। सालों में हम किसान भाई यही गलती दोहराते आ रहे हैं। खेत में जब कुछ डालते हैं, यूरिया, डीएपी, जिंक, ह्यूमिक एसिड, और फिर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि इतना खर्चा करने के बाद भी धान पीड़ा क्यों पड़ रहा है, कल्लों का फुटाव क्यों नहीं हो रहा है और बालियों में दाने क्यों नहीं बन रहे हैं। दोष आपकी मेहनत या किस्मत का नहीं, दोष है उस एक जानकारी के अभाव का, उस एक सीक्रेट को ना जानने का जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर रहा है। आज इस वीडियो में हम आपकी इसी सबसे बड़ी गलती से पर्दा उठाएंगे और आपको वो सीक्रेट फार्मूला बताएंगे जिसे अपनाकर आप ना सिर्फ खाद की इस बर्बादी को रोक सकते हैं बल्कि अपने धान की पैदावार को सही मायनों में 2 गुना करने का रास्ता खोल सकते हैं। हम आपको सिर्फ जिंक डालने की सलाह नहीं देंगे, हम आपको वो वैज्ञानिक तरीका बताएंगे जिसे देश के सबसे सफल किसान और कृषि वैज्ञानिकों ने अपनाया है। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपना सारा काम छोड़कर इस जानकारी को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके खेत की तस्वीर और आपकी तकदीर दोनों को बदलने की क्षमता रखती है। हम उस ताले को खोलने जा रहे हैं जिसे आज अनजाने में अपनी ही चाबी से रोज बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धान की बम्पर पैदावार का ये सफ़र और जानते हैं जिंक डालने का वो अचूक और वैज्ञानिक फॉर्मूला। सबसे पहले ये समझना निहायत ही ज़रूरी है कि आखिर ये जिंक है क्या भला और धान के पौधे के लिए इसकी अहमियत क्या है। हम किसान भाई अक्सर यूरिया, डीएपी, पोटास जैसी मुख्य खादों पर तो हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं क्योंकि उनका असर हमें तुरंत फसल के हरेपन के रूप में दिखने लगता है। लेकिन जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर बस एक औपचारिकता समझकर किसी भी तरह खेत में फेंक देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जिंक धान के पौधे के लिए प्रधानमंत्री की तरह कार्य करता है। इसके बिना पौधे के भीतर की पूरी व्यवस्था ठप पड़ सकती है। जिंक पौधे के भीतर उन दर्जनों जरूरी एंजाइम्स को सक्रिय करने का काम करता है जो पौधे की जान है। यह क्लोरोफिल के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे पत्तियों में गहरापन आता है और पौधा मजबूती से अपना भोजन बना पाता है। अगर क्लोरोफिल ही ठीक से नहीं बनेगा तो भोजन कैसे बनाएगा और भूखा पौधा आपको बम्पर पैदावार कैसे देगा। इससे भी बड़ी भूमिका जिंक निभाता है पौधे के ग्रोथ हार्मोन बनाने में। धान के पौधे में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है और इस ऑक्सिन हार्मोन के उत्पादन को जिंक ही नियंत्रण करता है। मतलब समीकरण बिल्कुल साफ है, खेत में जिंक की कमी तो पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की कमी, और ऑक्सिन की कमी तो सीधा मतलब कल्लों का कम फुटाव। जहाँ एक स्वस्थ पौधे को 20 से 25 कल्ले गिनने चाहिए, वहीं जिंक की कमी वाला पौधा 5 से 7 कल्लों में ही सिमट कर रह जाता है। और जब कल्ले की कमी होंगे तो पैदावार डबल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा जिंक पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कई गुना बढ़ा देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिंक कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये धान की सही सेहत, मजबूत बुनियाद और बम्पर पैदावार का सबसे बड़ा आधार है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने खेत में इस छुपे हुए दुश्मन यानी जिंक की कमी को कैसे पहचानें, कैसे। इसके लक्षण इतने साफ होते हैं कि अगर आप अपनी फसल में पैनी नज़र रखे हो तो आसानी से पकड़ सकते हैं। धान की लोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद जब फसल अपनी शुरुआती बढ़वार की अवस्था में होती है, तब जिंक की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते। इस कमी से होने वाली बीमारी को खीरा रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो धान के किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी सिरदर्दी है। इसके लक्षण सबसे पहले पौधे के निचली या पुरानी पत्तियों पर नजर आते हैं। पत्तियों की नसों के दोनों तरफ हल्के पीले नारंगी रंग के धब्बे बनते हैं
हैं, देखते ही देखते धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और इनका रंग कथई या जंग जैसा गहरा भूरा हो जाता है। पत्तियां ऐसी दिखने लगती है जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। पौधे की बढ़वार वहीं रुक जाती है, वो बोना और मेरियल साथ दिखने लगता है। सबसे बड़ी पहचान है कि अगर आप ऐसे किसी पौधे को सावधानी से उखाड़ कर देखोगे तो आपकी उसकी जड़ों भी काली और गली हुई मिलेगी। जड़ों का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। जब जड़ें स्वस्थ नहीं होगी तो पौधा मिट्टी से भोजन कैसे उठाएगा। अगर इस अवस्था में तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो फसल का 25 से 30% तक का नुकसान होना तय है। बालियाँ या तो निकलेगी ही नहीं या निकलेगी तो उनमें दाने खाली रह जाएंगी। तो अब जब हम जिंक की अहमियत और उसकी कमी के जानलेवा लक्षणों को समझ चुके हैं तो आइए उससे ग्रेट फॉर्मूलों की परतें खोलते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है 3 हिस्सों में बांटा है। सही जिंक का चुनाव, सही समय और सही तरीका, और सबसे बड़ी और ज़रूरी सावधानी। फॉर्मूला का पहला हिस्सा, सही जिंक का चुनाव। बाजार में आपको कई तरह के जिंक सल्फेट मिल जाएंगे और यहीं पर अधिकतर किसान भाई चूक कर जाते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के जिंक प्रचलित है। जिंक सल्फेट 21%, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% और चिलेटेड जिंक 12%। अब इसमें से आपके लिए कौन सा सबसे बेहतर है ये समझना विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों की दृष्टि से जरूरी है। 21% वाला जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट सबसे पुराना और पारंपरिक विकल्प है। इससे 21% जिंक के साथ सल्फर भी होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि ये पानी में धीरे धीरे घुलता है और इसका असर भी धीमा होता है। इससे कहीं बेहतर और आधुनिक विकल्प जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33%। इसकी जिंक की मात्रा ज़्यादा 33% होती है जिसमें इसकी कम मात्रा लगती है और ये पानी में आसानी से घुल जाता है। इससे ये पौधे को जल्दी उपलब्ध होता है। इसमें भी 15% सल्फर होता है और सोने पर सुहागा का काम करता है। और हमारी इस पर सलाह ये है कि अगर आप मिट्टी में डालने के लिए जिंक का प्रयोग कर रहे हो तो 33% वाला मोनोहाइड्रेट जिंक को ही चुनें। तीसरा और सबसे एडवांस विकल्प चिलेटेड जिंक। चिलेटेड जिंक एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जिंक के अणु यानी EDTA से पकड़कर या ढक कर रखा जाता है, जैसे किसी VIP को सुरक्षा गार्ड घेरे में रखते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि ये जिंक मिट्टी में जाकर किसी और तत्व के साथ बेकारी क्रिया नहीं करता और पौधे को 100% शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है। इसका असर बहुत ही तेज और शानदार होता है। चिलेटेड जिंक बाकी विकल्पों से महंगे जरूर आता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम, सिर्फ 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ ही लगती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पत्तों पर छिड़काव, पोलियो स्प्रे के लिए किया जाता है, खासकर तब जब फसल में खेरा रोग के लक्षण साफ साफ दिखाई दे रहे हो। आपको फसल को तुरंत बचाने की ज़रूरत हो तो सिगरेट का पहला नियम है मिट्टी के लिए 33% मोनोहाइड्रेट जिंक और आपातकालीन छिड़काव के लिए चिलेटेड जिंक। अब आता है फॉर्मूला का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सही समय और सही तरीका। ये वही रहस्य है जिससे न जाने के कारण किसान भाई जिंक डालने के बाद भी पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। जिंक डालने का सबसे सटीक और वैज्ञानिक समय है धान की रुपए के 20 से 25 दिन के अंदर। ये वो अवस्था है जब आपके खेत में पहली बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसी समय पौधे की जड़ें फैलना शुरू होती है और उसे कल्लों के फुटाव के लिए सबसे ज़्यादा जिंक की ज़रूरत होती है। अगर आप मिट्टी में 33% वाला जिंक सल्फेट डाल रहे हो तो इसकी मात्रा 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त है। अब इसे डालने का सही समय तरीका सुनिए। इसे सीधे खेत में नहीं फेंकना है। इसका सही तरीका यह है कि आप इसे 30 से 40 किलो यूरिया में अच्छी तरह मिला ले। इसे आप टॉप ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर इस मिश्रण का खेत के समान रूप से छिड़काव करें। यूरिया के दानों के साथ मिल जाने से जिंक पूरी खेत में बराबर मात्रा में पहुंचता है और पौधे का हिस्सा मिल पाता है। लेकिन अगर आप समय पर जिंक नहीं डाल पाए, आपके खेत में खेरा रोग के लक्षण दिखने लगे हैं, तो मिट्टी में जिंक डालने से तत्काल कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इसका असर होने में समय लगता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में आपको ब्रह्मास्त्र चलाना होगा, यानी छिड़काव का रास्ता अपनाना होगा। इसके लिए आपको चिलेटेड जिंक 12% EDTA का प्रयोग करें। इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से पत्तों पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। इसका असर आपको 3 से 4 दिनों में ही दिखने लगेगा। नई पत्तियां लगेगी और पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। अगर चिलेटेड जिंक उपलब्ध नहीं है तो आप 33% वाले जिंक सल्फेट का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आपको
750 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति 2 किलो यूरिया या 500 ग्राम भुजे हुए चूने के पानी के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। यूरिया या चूने का पानी जिंक की तेजी यानी अम्लता को कम करता है और पत्तियों को जलने से बचाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सावधानी है जिसे कभी ना भूलें। और अब आता है इस सीक्रेट फॉर्मूले का तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य। ये वो गलती जो 99% किसान भाई अनजाने में करते हैं और इसके बारे में हमने शुरू में आपको चेताया था। वो गलती है जिंक सल्फेट को कभी न भी भूल कर भी DAP, SSP या किसी भी फास्फोरस वाली खाद जैसे NPK 12-32-16 के साथ मिलाकर इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, इस एक लाइन को अपने दिमाग में पत्थर की तरह लकीर की तरह खींच लीजिए। विज्ञान का ये कहता है कि अब जिंक सल्फेट फास्फोरस के संपर्क में आता है तो ये दोनों आपस में क्रिया करके जिंक फॉस्फेट नामक एक नया और बेहद मजबूत यौगिक बनाते हैं। ये जिंक फॉस्फेट पानी में अघुलनशील होता है, यानी एक पत्थर जैसा बन जाता है जिसे पौधा अपनी जड़ों से किसी भी कीमत पर सोख नहीं सकता। इसका नतीजा क्या होता है? आपको महंगा जिंक भी बेकार हो जाता है और DAP का फास्फोरस भी पौधे के लिए लॉक हो जाता है। आपको पैसा और मेहनत मिट्टी में मिल गए और पौधे को कुछ नहीं मिला। यही कारण है कि ह्यूमिक एसिड को भी जिंक सल्फेट के साथ मिलाकर डालने से की बजाय अलग से डालना बेहतर माना जाता है, ताकि हर उत्पाद अपना पूरा काम कर सके। इसलिए कृषि वैज्ञानिक हमेशा सलाह देते हैं कि धान की रोपाई के समय अब आप बेसल डोज में DAP या SSP डालते हैं उस समय जिंक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। DAP और जिंक के प्रयोग के बीच में कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर रखना अनिवार्य है। फास्फोरस अपना काम कर ले। यही कारण है कि जिंक को फली यूरिया टॉप ड्रेसिंग के साथ डालना सबसे सुरक्षित और सबसे कारगर तरीका है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी जो इस सीक्रेट फॉर्मूले की आत्मा है। इस एक सावधानी को अपनाकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके द्वारा डाला गया जिंक का एक एक दाना आपके पौधे को लगेगा और अपना पूरा काम करेगा। अब आप इस सीक्रेट फॉर्मूले को असरशाह अपने खेत में लागू करते हैं तो चमत्कार होना जरूर शुरू हो जाता है। सही समय पर मिला जिंक पौधे में नई जान फूंक देता है, जड़ों का जाल तेजी से फैलता है और पौधा मिट्टी में अन्य पोषक तत्वों को भी बेहतर तरीके से खींचने लगता है। ऑक्सीजन हार्मोन का उत्पादन बढ़ने के से हर पौधे में कल्लों की बाढ़ आ जाती है और आपके खेत कुछ ही हफ्तों में घना और लहराता हुआ नजर आता है। पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से वह गहरे और हरे रंग की और चौड़ी होती है और मजबूती से प्रकाश संश्लेषण करने में पौधे के लिए भरपूर भोजन बनाती है। जब पौधा अंदर से मजबूत और स्वस्थ होगा तो उसमें रोग और कीटों से लड़ने की नैसर्गिक शक्ति भी ज़्यादा होगी, जिससे आपकी दवाइयों का खर्चा भी बचेगा। इसका प्रभाव यही नहीं रुकता। जब बालियाँ निकलने का समय आता है तो जिंक परागण की प्रक्रिया को भी सूक्ष्म बनाता है, जिससे बालियों में दानों की बनने की प्रक्रिया शानदार होती है। दाने ज़्यादा बनते हैं, मजबूत, वजनदार और चमकदार होते हैं। बालियाँ लंबी और ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से दानों में भरी हुई होती है और अब हर पौधे से ज़्यादा कल्ले होंगे। हर कल्ले में लंबी और भरी हुई बाली होगी और हर बाली में ज़्यादा और वजनदार दाने होंगे तो पैदावार को दोगुना होना एक गणित की सच्चाई है बन जाती है। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको धान में जिंक डालने का उस सीक्रेट फॉर्मूला बताया कि आपकी मेहनत को सही दिशा देगा। ये रखिए रहस्य किसी महंगे उत्पाद से नहीं बल्कि सही जानकारी और वैज्ञानिक तरीके में छिपा है। सही जिंक 33% मोनोहाइड्रेट या चिलेटेट लें, उसे सही समय यानी रोपाई के 20 से 25 दिन बाद यूरिया के साथ डालें और सबसे बड़ी कसम खा लें कि इसे कभी भी फास्फोरस वाली खादों जैसे DAP, NPK और SSP के साथ नहीं मिलाएं। इस फॉर्मूले को अपनाएं और फिर देखें कैसे आपके खेत में मिट्टी सोना उगलती है। ये ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे अपनाएं और अपनी मेहनत का दोगुना फल पाएं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।